हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सामान्य हिंदी का पेपर। और ये आपके लिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में सभी आए हुए हैं। और सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यानी कि आप अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें यही लगभग क्वेश्चन आपके आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, जो कि वार्षिक परीक्षा होगी। और यहाँ पर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन आज कराने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस पेपर का पूरा पीडीएफ आप नीचे मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। पूरे सॉल्यूशन इस पेपर का मैंने लिखा है और इसको मैंने प्रोवाइड करा दिया आपको फ्री में प्रेपवेव ऐप पर, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं प्रेपवेव ऐप, और वहां से आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्वागत है आपके इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं कि इस पेपर को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का में आपके इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन का उत्तर आपको करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसी तरीके से आपके 10 क्वेश्चन हैं जो कि 1-1 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है, पूर्व भारतीय युग के गद्य लेखक कौन नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है यानी कि आपके जो पूर्व भारतीय युग है उसके मतलब कि उसमें के कौन है जो कि गद्य लेखक नहीं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना होगा कि पूर्व भारतीय युग के गद्य लेखक है कौन। अगर ये आपको पता है तुरंत पता चल जाएगा कि पूर्व भारतीय युग के गद्य लेखक कौन नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अगर जानते होंगे तो बाल कृष्ण भट्ट जो हैं ये भारतेंदु युग के लेखक हैं, यानी कि पूर्व भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। तो इसका राइट विकल्प तो ये हो जाता है, क्योंकि नहीं है पूछा था। और आपके जो पूर्व भारतेंदु युग के लेखक हैं वो आपके इंसाला खां, मुंशी सदाशिवलाल और सदल मिश्र, ये तीनों आपके पूर्व भारतेंदु युग के लेखक हैं। और इनकी एक एक कहानियां भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये अधिकतर पूछा जाता है, जैसे कि इंसाला खां की रानी केतकी की कहानी, और मुंशी सदाशिवलाल की आपकी सुखसागर, और सदल मिश्र की नासिकेत उपाख्यान। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें से आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं पहले ही बहुविकल्पी प्रश्न में। तो इसका पहले वाले का आपका राइट विकल्प जो है बाल कृष्ण भट्ट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो नागरी प्रचारी सभा की स्थापना, इसका सोल्यूशन आप देखिएगा बहुत ही डिटेल में मैंने यहाँ पर दिया है। तो पीडीएफ में आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा, प्रेफेबल ऐप पर आपको इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी नागरी प्रचारी सभा की जो स्थापना है वो आपकी भारतेंदु युग में हुई थी, भारतेंदु युग में हुई थी। और इसके जो मतलब कि सभा की स्थापना करने वाले ये 3 मुख्य प्रमुख लोग हैं, जो कि पहले हैं श्याम सुंदर दास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकतर पूछा भी जाता है कि नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की थी। तो उसमें इनका नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। और यहाँ पर वैसे 3 लोगों ने मिलकर साथ में किया था। और ये राजकीय इन क्वींस कॉलेज जो है बनारस में, यानी कि काशी में जो राजकीय क्वींस कॉलेज है उसकी गैलरी में बैठ के इन तीनों लोगों ने नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी। और इस जो सभा में मतलब कि ये जो आपकी प्रचारणी सभा थी इसमें क्या है, पत्रिकाएं प्रचारित होती थी। इस तरीके से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इसके कई तरीके से घुमा करके। तो अगर आप अच्छे से समझे हुए हैं तो आप इसके सभी क्वेश्चन के उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपका अगला क्वेश्चन है ग नंबर, जो कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है पूछा गया है। हाँ, बाबू गुलाब राय की है। ये आपकी जो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है यहाँ पर पूछा गया, तो ये आत्मकथा विधा की है और ये बाबू गुलाब राय की है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा ये रचना है। यानी कि फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास कौन नहीं है? तो कौन नहीं है यहाँ पर आपको बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास बहुत ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि इनसे रिलेटेड जितने उपन्यास हैं सब क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना रहती है। जैसे कि गोदान, गोदान इनका बहुत ही फेमस यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूछा जाता है कि गोदान किस विधा की रचना है, तो उपन्यास बता देंगे। किसने लिखा है, तो ये आप मुंशी प्रेमचंद्र बता देंगे। इसी तरीके से सेवा सदन, ये भी इन्हीं का उपन्यास है। फिर गबन, गबन भी इन्हीं का उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का। यहाँ पर आपका चंद्रकांता संतति जो है ये इनका उपन्यास नहीं है, और ये है बाबू देवकी नंदन खत्री का। बाबू देवकी नंदन खत्री का है चंद्रकांता संतति। तो इसका राइट विकल्प आपका यही हो जाता है कि ये प्रेमचंद्र जी का लिखित उपन्यास नहीं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वसुधा पत्रिका के संपादक हैं,
तो वसुधा पत्रिका जो है इसके संपादक हैं हरिशंकर परसाई, और ये 1956 ईस्वी में इन्होंने प्रचारित किया था, यानी पत्रिका का संपादन किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आपका अगला दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आपके काव्य खंड से स्टार्ट हो जाते हैं। वो 5 प्रश्न थे एक एक नंबर के, जो कि गद्य खंड से थे, और ये आपके काव्य खंड से एक एक नंबर के 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किसने दिया था? तो आदिकाल का नाम, ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रमाणिक इतिहास किसने लिखा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। प्रमाणित जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको लिखा था। तो इन्होंने ही वीर गाथा काल आदिकाल का नाम रखा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है खा नंबर राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि नहीं है। तो आपको राम भक्ति शाखा से अगर संबंधित कवियों का नाम पता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर तुलसीदास, ये राम भक्ति शाखा से कवि हैं। फिर आपका अग्रदास भी राम भक्ति शाखा से हैं, और नाभादास भी हैं। यहाँ पर आपके जो नंददास हैं ये आपके कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, और ये अष्ट छाप के सदस्य हैं। मतलब कि अष्ट छाप में 8 कवियों का वो 8 कवि थे, तो उसमें से एक ये भी है, नंददास अष्ट छाप में से है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं ये कवि। तो इनका इस क्वेश्चन का सही विकल्प ये वाला आपका हो जाता है, नंददास। फिर आपका रीति काल की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है, ये आपको बताना है। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये आईएएस तक का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें से हिंदी है तो हिंदी में से तो कई सारे आईएएस के पेपर में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बोधा, आलम और घनानंद, ये आपके रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो यहाँ पर आपका राइट विकल्प जो है ये बिहारी है, ये कि आपके रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इसका राइट विकल्प आपका 12 नंबर हो जाता है। यहाँ पर 12 नंबर आपका राइट हो जाता है। रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है, तो ये बिहारी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, तार सप्तक का प्रकाशन किसने और कब किया था? तो तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी ने 1943 में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, बहुत ही बार आ चुका है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर तैयार करिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है जो कि काव्य खंड से। तो यहाँ पर रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा। तो रश्मिरथी आपको पता होगा कि किसने लिखा है, काव्य ग्रंथ का रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह अगर इसके हैं रश्मिरथी के, तो आपके परशुराम की प्रतीक्षा के भी रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो कि साथ में ही पूछ लिया गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी आपके परशुराम की प्रतीक्षा और रश्मिरथी काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 10 नंबर का है। इसमें 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके गद्य खंड से आधारित प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर एक आपका गद्योत्तरण दे दिया गया है, और इस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 10 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, यहाँ से कभी कभी अन्य संस्कृतियों का प्रभाव से, अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका गद्य खंड दे दिया गया है, गद्य खंड दिया गया है, और इस पे आधारित आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। जो कि पहला ही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, संदर्भ यानी कि उसके पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम। तो संदर्भ में यही मुख्यतः 2 चीजें होती हैं, और ये आपके जो भी गद्यांश पूछा जाता है उनमें 2 ही चीजें याद भी करनी होती है, बाकी तो आप इस गद्यांश को पढ़ करके पूरे उत्तर चारों दे सकते हैं। ये बहुत ही आपका प्रॉफिटेबल क्वेश्चन होता है, इसको कभी मत छोड़ने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जो कि प्रस्तुत, यहाँ पर आप बताएंगे कि संदर्भ क्या है। तो संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी की भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है इसका। तो मैं नीचे उत्तर इसका पूरा दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आपको लिखना है, जो कि मैंने पीडीएफ में लिखा है यहाँ पर। इस तरीके से देखिए, प्रस्तुत का गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी की भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के सुविख्यात लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है पहले क्वेश्चन का उत्तर। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है, कभी कभी भाषा में नए शब्दों का प्रवेश किस प्रकार होता है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कभी कभी, जो कि गद्यांश में बताया गया कि कभी कभी जब नए शब्द आते हैं भाषा में तो उनका प्रवेश किस प्रकार होता है, जो कि गद्यांश में आपके बताया गया। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, कभी कभी भाषा में नए शब्दों का प्रवेश अन्य संस्कृतियों
के प्रभाव और अन्य जातियों के संसर्ग से होता है। जब एक भाषा का संपर्क दूसरी भाषा या संस्कृति से होता है, तो कुछ शब्द उस भाषा में इस प्रकार समाहित हो जाते हैं कि वे भाषा के अंग बन जाते हैं। तो जैसे कि कई सारे आपके इंग्लिश, लैटिन और कई सारी भाषाओं के आपके डायरेक्ट शब्द हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये इसमें बताया गया है। जब हम किसी अन्य संस्कृति और जाति से मिलते हैं, तो उसमें कुछ शब्द कुछ नए तरीके के होते हैं और कुछ नई चीजों को डिफाइन करते हैं। तो उनके लिए अगर हमारी भाषा में पहले से कोई शब्द नहीं बना हुआ है, तो उनके द्वारा जो शब्द उस चीज के लिए, स्पेसिफिक चीज के लिए अगर बोला जा रहा है, तो हम डायरेक्ट उसको मान लेते हैं, हाँ ये चीज यही है। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर ग नंबर है, जो कि भाषा की सजीवता क्या है? पूछा गया है कि भाषा की सजीवता क्या है? तो भाषा की सजीवता इस बात में निहित है कि वह समय के साथ नवीन शब्दों, भावों तथा विचारों को आत्मसात कर सके। यानी कि भाषा की सजीवता क्या होगी? यानी कि भाषा जीवित कब मानी जाएगी? जब उसमें कोई भी नए शब्द, भाव, विचार को ग्रहण करने की क्षमता हो या फिर ग्रहण कर लेती हो जो भाषा, तो वो आपकी सजीव भाषा कहलाएगी। यानी कि सजीव है, जीवन उसके अंदर, ऐसा कह दिया गया है। यदि भाषा नवीनता को ग्रहण नहीं करती है, तो वह धीरे धीरे अपने प्रासंगिकता को खो देती है, खो बैठती है। तो नवीनता को अपनाना ही उसकी सजीवता का प्रमाण है। अगर हम नए शब्दों को लेते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं भाषा के अंदर, तो ये उसका सजीवता का प्रमाण है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरीके से? तो व्याख्या यहाँ पर दी गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जब यहाँ पर आपका रेखांकित अंश ऊपर दिया गया था, यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि रेखांकित अंश कितना दिया गया है। पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे आपका इसका रेखांकित अंश की परिभाषा देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव और अन्य जातियों के संसर्ग भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। तो इसमें बताएंगे कि लेखक कहना चाहते हैं जब कभी कभी हमारी भाषा, यानी कि हम अपनी भाषा या फिर संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं, यानी कि जो उसका प्रयोग कर रहे हैं संस्कृति और भाषा का, जब उसमें कभी कभी नई संस्कृतियों और जातियों के संसर्ग से, उनके आने से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, तो वो इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में पर्याप्त ना हो, तो वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने की भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कह रहे हैं ये अगर कोई भी नया शब्द आ रहा है और उसकी पर्यायवाची हमारे शब्दकोश में नहीं है, हमारी भाषा में नहीं है, तो उन शब्दों को डायरेक्ट ले लेना, स्वीकार कर लेना, अपनी भाषा के अंदर ग्रहण कर लेना ही हमारी भाषा में आपत्ति का कारण ना बने। तो यही इसका भाषा की सजीवता को डिफाइन करेगा और यही आपकी इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं नीचे आपको दिखा दे रहा हूँ, व्याख्या आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको रटने की कोशिश कभी मत करिएगा। जो भी आपकी व्याख्या होती है, इसको आप अपने से बनाकर लिख सकते हैं। जैसे कि तो भाषाओं में शब्दों का आदान प्रदान होना स्वाभाविक। यदि किसी बाहरी भाषा के नए शब्दों का सटीक पर्यायवाची अपनी भाषा में उपलब्ध नहीं, तो उन्हें बिना विरोध अपनाना चाहिए। यही व्यवहारिकता और भाषा की विकासशीलता का प्रमाण है। लेखक का मानना है कि ऐसी स्वीकृति किसी भाषा की व्यापकता और लचीलापन दर्शाती है, जिससे उसकी सजीवता बनी रहती है। तो इस तरीके से व्यापकता और लचीलापन को दर्शाती है और उसकी सजीवता भी बनी रहती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है संसर्ग और सजीवता शब्दों में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय छांटकर लिखना है। तो पहले में आपको उपसर्ग क्रमशः लिखा है ना, तो पहले वाले में आपको उपसर्ग लिखाना है और दूसरे वाले में आपको प्रत्यय लिखना है छांट करके। तो संसर्ग में उपसर्ग है सम, जैसे कि सन प्लस सर्ग। तो इस तरीके से आपका संसर्ग का उपसर्ग ये हो जाता है सम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला इसमें जो प्रत्यय निकालना है, प्रत्यय में सजीवता में प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय इसमें ता है, यानी जो कि लास्ट में लगता है, और इसमें जो पहले लगता है सन और यहाँ पर ता, तो ये प्रत्यय है। तो प्रत्यय यहाँ पर ता है, सजीव प्लस में ता, सजीवता। इस तरीके से आपका हो जाता है इसका। फिर अथवा का क्वेश्चन एक है, तो इसको भी मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से गद्य खंड दिया गया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा और नीचे आपको पूरा आंसर इसका भी मिल जाएगा। निंदा रस, जो कि हरिशंकर परसाई जी का निंदा नामक निबंध से लिया गया है, और यहाँ पर इस तरीके से इसका हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, उसी तरीके से 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन है।
अगर ऊपर वाला नहीं आप कर रहे हैं तो नीचे वाला कर दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपका पद्यांश दे दिया गया इस तरीके से, और इस पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें भी देने होंगे जो कि आपके काव्य खंड से है। यहाँ पर पहला ही पूछा गया है, उपयुक्त पद्यावतरण का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना है, और फिर आपके इसी तरीके से आपके 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए जिनका उत्तर मैंने नीचे दे दिया गया, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा फुल पेपर, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। इस वजह से मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा सोल्यूशन लेकर के आऊंगा। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपके 3 लेखक दिए गए हैं जिनमें से किसी एक का आपका साहित्यिक जीवन परिचय देना है, और उसके साथ में प्रमुख रचनाएं भी लिखना है। तो यहाँ पर मैंने शायद प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लिखा है, तो यहाँ पर आपका मैं दिखा दे रहा हूँ, और ये बहुत ही कम शब्दों में मैंने लिखा है, इसको आप जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। तो यहाँ पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार, शिक्षावादी और अनुवादक हैं। वे दक्षिण भारत, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं, और हिंदी को वहां लोकप्रिय बनाने का में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका लेखन मुख्यतः समाज, संस्कृति, भाषा, राष्ट्रभक्ति जैसे विषयों पर केंद्रित रहा। उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कई मंचों पर कार्य किया। वे हिंदी शिक्षण, अनुवाद और आलोचना साहित्य, जैसे कि इसमें अगर आप किसी का साहित्यिक परिचय बता रहे हैं तो उसके साहित्य में योगदान जो है उसका बहुत ज्यादा आप वर्णन करेंगे, जैसे कि उनको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर साहित्य में जो भी इनका योगदान है ज्यादातर फोकस किया गया उस पर। फिर यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं दे दी गई हैं, और ये बहुत ही आसान मैंने इसमें लिखा है, तो इसको आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे? प्रेप वेव ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको इजीली आपको पढ़ने के लिए बहुत ही आसानी से सभी चीजें मिल जाएंगी। फिर आपका यहाँ पर गद्य खंड का एक हो गया जो कि एक लेखक का हो गया, और यहाँ पर आपके कवि जो कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, काव्य खंड से इनका साहित्यिक परिचय मैंने लिख दिया है। तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार थे। वे छायावाद युग के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, अध्यात्म, कल्पना, भावुकता और भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा झलकती है। उन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास और कहानी सभी विधाओं में उत्कृष्ट लेखन किया है। इतना आपका साहित्यिक परिचय हो जाता है, और फिर नीचे आपका इसमें प्रमुख कृतियां हैं। बस इतना ही लिखना होता है, आपको ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करनी है, बस अच्छे से सभी चीजें टू द पॉइंट लिखनी है। यहाँ पर नाटक, कहानियां इस तरीके से इनकी हो जाती हैं, उपन्यास भी इस तरीके से, फिर कहानी संग्रह और इनकी विशेषताएं। तो ये हिंदी छायावादी काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं, और फिर भारतीय इतिहास और संस्कृति की गौरव को पुनर्जीवित किया है। तो यहाँ पर फिर इनकी विशेषता क्या है? कामायनी को हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य माना जाता है। ये जो कामायनी इनका उपन्यास है, कामायनी इनका आपका महाकाव्य है, इनका महाकाव्य उपन्यास नहीं है। कामायनी इनका महाकाव्य जो है वो श्रेष्ठतम माना जाता है, हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य माना जाता है कामायनी को, जयशंकर प्रसाद जी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका है, पंचलाइट कहानी का संक्षिप्त में सारांश लिखना, जो कि मैं क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपका ये जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां हो गई। इसमें भी आपके 3 कवियों के नाम दिए गए थे, उसमें से किसी एक का लिखना था। तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इंपॉर्टेंट है ही है, और जयशंकर प्रसाद का भी इंपॉर्टेंट है, और इनका आप क्लास 10th में भी आप याद किए होंगे, जो कि आपका जयशंकर प्रसाद जी का है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका दिखा दिया है और इन्हीं का फिर से मैंने करा दिया है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने पिछले वीडियो में सोल्यूशन कराया था, जो कि साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों पर प्रकाश डाला था। तो वो अगर वीडियो आप नहीं देखें तो पिछला वीडियो जरूर आप चैनल पे जाकर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया था हर एक चीज। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो पंचलाइट कहानी का सारांश मैंने नीचे लिख दिया है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में मैंने लिखा है, जितना कि आवश्यक होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रश्मि रथी काव्य खंड
के पंचम सर्ग की कथा संक्षेप में लिखी। ये भी मैंने नीचे लिख दिया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर यहाँ पर आपका खंड का खा आ जाता है, जो कि आपका संस्कृत खंड है, संस्कृत से रिलेटेड है। यहाँ पर आपका निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर आपका एक गद्यावतरण दे दिया गया है संस्कृत में, इसका संदर्भ लिखना है और इसका आपका हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि मैंने नीचे किया है, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पर इसी तरीके से आपको मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ कि अनुवाद आपका श्लोक का भी करना है। 7 नंबर का ये भी क्वेश्चन होता है, इसका भी संदर्भ और अनुवाद लिखना है। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ संस्कृत का, संस्कृत खंड जो है इसका हिंदी अनुवाद। तो यहाँ पर ये आपका इनका साहित्यिक परिचय हो गया, और पंचलाइट कहानी का आपका यहाँ पर होगा पंचलाइट कहानी का सारांश। फिर यहाँ पर हाँ, ये सारांश हो गया। इसके बाद आपका पंचम सर्ग माता की विनती सारांश, ये आपका है रश्मिरथी कहानी का, रश्मिरथी खंड काव्य जो है उसका आपका। और रश्मिरथी आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है। फिर यहाँ पर आपका ये संस्कृत खंड आ जाता है, जो कि संदर्भ सबसे पहले लिखा गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम शीर्षक पाठ से उद्धृत। इस तरीके से इसका संदर्भ हो जाता है। और फिर आपका अनुवाद यहाँ पर इस तरीके से दिया गया, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य और पद्य में लालित्य है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका इसका हिंदी में अनुवाद लिखा है, और फिर श्लोक का भी हिंदी अनुवाद इस तरीके से लिखा है कि संस्कृत का सुभाषित रत्नानी से लिया गया है, और ये इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पर आपका अनुवाद इस तरीके से दिया गया है, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो। यानी कि विष से भरा ऐसा घड़ा जिसके अंदर विष भरा है लेकिन ऊपरी भाग में दूध लगा है, उसकी तरह हमें ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए जो ऊपर से आपके लिए बड़ा मीठा बोलने वाला हो और साथ में पीछे आपका काम बिगाड़ने वाला हो। तो ऐसे मित्र को तुरंत छोड़ देना चाहिए। फिर आपका अगला मुहावरे दिए गए हैं। ईद का चांद होना, नाक का बाल होना। तो ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, कभी कभी दिखाई देना। तो परीक्षा खत्म होते ही वह ईद का चांद हो गया, न कॉल करता है न मिलने आता है। तो इस तरीके से आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ईद का चांद होना। फिर आपका अगला क्वेश्चन ये मतलब कि जो आपका दिया गया है मुहावरा, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना यानी अत्यंत प्रिय होना, बहुत किसी का बहुत ही प्रिय होना। तो रितिका तो अपनी दादी की नाक का बाल है, वे हर बात में उसी की राय लेती हैं। तो इस तरीके से नाक का बाल होना यानी अत्यंत प्रिय होना। फिर आपका अगला मुहावरा दिया गया है, 4 मुहावरे दिए हैं। डूबते को तिनका का सहारा। तो संकट में के समय थोड़ी सी मदद भी बहुत बड़ी लगती है। जब कोई संकट में होता है उसको अगर थोड़ी सी मदद कर देते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी मदद लगती है। तो डूबते को तिनके का सहारा है, ये इस तरीके से जब सबने मना कर दिया तब रजत की मदद मेरे लिए डूबते हुए तिनके का सहारा साबित हुई। यानी डूबते हुए तिनके का सहारा साबित हुई। फिर कागा चला हंस की चाल। तो इस तरीके से ये आपका मुहावरा है, इसको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा टाइम ना व्यर्थ हो, ज्यादा लंबा वीडियो ना बने, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर, तो इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन आपका अगला क्या है। हाँ, यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपके मुहावरे हो गए जो कि आपके 2 नंबर के होते हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर आपका किसी एक का ही लिखना था, आपको अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। 2 नंबर मिल जाएंगे, किसी एक का ही करना है। 4 यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं। फिर आपका अपठित गद्यांश जो कि नया जुड़ा है पिछले ही साल, तो अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो अपठित गद्यांश इस तरीके से आपका दे दिया गया है, ये पूरा एक अपठित गद्यांश है यहाँ से यहाँ तक, और इस पर आधारित 3 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी आता है अपठित गद्यांश। तो इसको आप अच्छे से जब पढ़ेंगे तो इन तीनों क्वेश्चन के उत्तर दे सकेंगे, जिसका मैंने उत्तर नीचे दे भी दिया है, और बहुत ही इजी होते हैं ये। तो इनमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, और बहुत ही आसान होते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपका अगला है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो अम्बुज अम्बुद और तरड़ी तरड़ी, इनका एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इनका मैं उत्तर नीचे दिखा दे रहा हूँ पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ।
यहाँ पर इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा जो आपका पीडीएफ है लंबा हो गया है, बड़ा हो गया है, 29 पेज का है ये। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से मैंने इसको बनाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया है यहाँ पर आपका ये तैयार करने में पीडीएफ, जो कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट मैं पेपर से भी एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने पीडीएफ बना दी जिससे कि आप इसको डाउनलोड करके बाद में भी पढ़ सकते हैं, बार बार वीडियो आपको नहीं चलाना पड़ेगा। तो अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज माने कमल होता है और अम्बुद माने तालाब होता है, इस तरीके से बादल होता है, अम्बुद माने बादल, बादल होता है, अम्बुज माने कमल और अम्बुद माने बादल, इस तरीके से इसका सही विकल्प ये हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन था तरड़ी तरड़ी, तो का सही अर्थ क्या है, ये इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन, सही अर्थ यहाँ पर सूर्य और नाव हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया है, तरडी माने सूर्य होता है जो अंधकार को पार कराता है, अंधकार को पार कराता है, प्रकाशित करता है, यानी कि नाव जो है जल को पार कराती है, जल को पार कराती है। फिर तीर, तीर के दो शब्द यानी आपको लिखने होंगे, दो अर्थ लिखने होंगे तीर के। तो नदी होता है समुद्र का किनारा, तीर नदी या समुद्र का किनारा। फिर आपका बाढ़, बाढ़ तीर माने बाढ़, जो बाढ़ चलाते हैं धनुष में, जो धनुष से छोड़ा जाता है वो बाढ़ तीर। फिर अली, अली के दो अर्थ लिखने हैं, किसी एक के ही दो अर्थ लिखने होंगे, यहाँ पर मैंने सभी के दे दिए, इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा इसको। फिर आपका कृतज्ञ, यहाँ पर किए गए उपकार को मानने वाला पूछा गया क्वेश्चन, तो किए गए उपकार को मानने वाला कौन होता है, कृतज्ञ होता है। स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया, उपकार मानने वाला, कृतज्ञ क्या होता है, उपकार भूल जाने वाला, और यहाँ पर परोपकारी क्या होता है, दूसरों की भलाई करने वाला, इस तरीके से। और अपरोपकारी यानी दूसरों का अहित करने वाला। तो इस तरीके से आपके ये हो जाता है। फिर जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो वो नास्तिक कहलाता है, और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो क्या कहलाएगा, आस्तिक, रखने वाला आस्तिक कहलाएगा, नास्तिक कहलाएगा ना रखने वाला। ईश्वरवादी क्या होगा, ईश्वर को मानने वाला। और फिर अईश्वरवादी, यह शब्द सामान्य प्रयोग में नहीं आता है, ये गलत है शब्द, ये है सामान्य प्रयोग में नहीं आता है, यानी पर आपके व्याकरण में नहीं है। अशुद्ध वाक्य, आपके यहाँ पर वाक्य दिया गया होगा अशुद्ध, इस तरीके से यहाँ पर आपका एक नंबर का ये भी क्वेश्चन होता है। महाकवि, महादेवी जो आपकी यहाँ पर महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं। तो महादेवी वर्मा जो आपकी है हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं, इस तरीके से आपका लिखा है, लेकिन ये अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है, यहाँ पर कवित्री में कवित्री में यहाँ पर कवि आपकी छोटी ई की मात्रा लगी है, जो कि गलत है, ये नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कवित्री कवित्री होता है, इस तरीके से कवित्री नहीं कवित्री होता है का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है, यानी कि कवि होते हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, और ये जब स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है तो कवयित्री होता है। यहाँ पर इस तरीके से इसका सही वाक्य, शुद्ध वाक्य जो दिया गया है, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री है। फिर आपका अशुद्ध वाक्य इसी तरीके से अगला दे दिया गया है, ईश्वर के अनेकों रूप हैं। तो ईश्वर के अनेक रूप हैं, अनेक में ओ की मात्रा नहीं लगेगी, क्योंकि अनेक खुद ही बहुवचन है, अनेकों ये अब गलत हो जाता है, तो इस वजह से ये आपके ईश्वर के अनेक रूप हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से दे दिया गया आपका ये वाक्य दे दिए गए हैं, सभी सुधार करके आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पर रस चंद्र अलंकार आ गए हैं, तो वीर रस की परिभाषा इस तरीके से मैंने दे दिया है, इसको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा वीडियो लंबा हो गया इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, और पूरा मैं पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ आपको, और आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां से आप पूरे पेपर को पढ़ लीजिएगा किस तरीके से। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और फॉरगेट मत करिए, भूलिए मत सब्सक्राइब करना, चैनल शेयर करना, और सब्सक्राइब लाइक करना वीडियो को, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नए आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।